नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक खूबसूरत कहानी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने, जिनकी कहानियां वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। कहानी का नाम है जन्मजात दुष्ट। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस प्यारी सी इंटरेस्टिंग कहानी को, जिसका नाम है जन्मजात दुष्ट। क्या कोई जन्मजात दुष्ट हो सकता है? लोगों ने मिस रिप्ली बीन को नींबू पानी का ग्लास थमाते हुए पूछा। वे लोग होटल रॉयल के बरामदे में धूप में बैठे थे। जन्म से जवानी तक, फिर बूढ़ा होने तक, पूरी तरह दुष्ट। कोई ऐसा जिसकी अंतरात्मा ही ना हो, जो बिना परेशानी के दूसरों के साथ निर्मम व्यवहार कर सकता हो, जिसे इस बात की परवाह ही ना हो कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी। कोई हिटलर जैसा। हिटलर शाकाहारी था। मिस रिप्ली बीन ने प्लेट से बिस्कुट उठाकर अपने तिब्बती कुत्ते फ्लफ को देते हुए कहा। फ्लफ ने लपक कर बिस्कुट खा लिया। होटल के सभा कक्ष में लगे नोटिस पर लिखा था, कुत्तों को साथ लाना मना है। लेकिन मिस रिप्ली बीन आराम से उस नोटिस की अनदेखी कर देती थी। आखिरकार फ्लफ साधारण कुत्ता नहीं था। इसका मेरी बात से क्या संबंध है? लोगों ने उत्सुक होकर पूछा। शाकाहारी होने का। शायद हिटलर पशुओं के प्रति दयालु था। वो पशुओं को मारने और उन्हें खाने के पक्ष में नहीं था। पर हाँ, वो यहूदियों, रूसियों और जिप्सी और काले रंग के लोगों से घृणा करता था और उन्हें बिना संकोच के मार डालता था या अपने नौकरों से मरवा देता था। उसे लगता था कि ये उसका दायित्व है या शायद उसकी कोई नीति। और ये मत भूलिए कि उसका ये व्यवहार घृणा से प्रेरित था। तो क्या आप ये कहेंगे कि वो जन्मजात दुष्ट था? मुझे लगता है दुष्टता उसके भीतर बाद में उत्पन्न हुई। मिस रिप्ली बीन ने फ्लफ को एक और बिस्कुट देते हुए कहा। बिस्कुट की प्लेट जल्द ही खाली होने वाली थी। मिस रिप्ली बीन और लोबो दोनों ही होटल के मेहमान नहीं थे। मिस रिप्ली बीन के पिता ने आज़ादी के समय नंदू के पिता को वो होटल इस शर्त पर बेचा था कि उनकी पुत्री मिस रिप्ली बीन वहाँ आजीवन रह सकेगी। उसके कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। लोबो होटल में पियानो वादक था। वो कुछ वर्षों से वहाँ रहता था। वो रोज शाम को होटल के बरामदे में बैठ जाता और मेहमानों के लिए उनकी पसंद के या फिर अन्य चर्चित गानों की धुनें बजाया करता था। 1960 के दशक में पर्वतीय इलाकों की मांग में गिरावट आई थी और इसके चलते रॉयल जैसे अच्छे होटलों पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। मिस रिप्ली बीन और लोबो में अनूठी मित्रता थी। मिस रिप्ली बीन लगभग 70 वर्ष की थी और लोबो की आयु 40 की थी। दोनों में से किसी ने विवाह नहीं किया था। लोगों को मिस रिप्ली बीन के मुंह से पुराने मसूरी शहर एवदून घाटी के किस्से सुनना पसंद था और मिस रिप्ली बीन को लोबो द्वारा पियानो पर वियना के संगीत और पुरानी फिल्मों के रोमांटिक गानों की धुनें सुनना बहुत अच्छा लगता था। मिस रिप्ली बीन को फिल्मों का बहुत शौक था। वो एंडी कैंटर, एल जॉल्सन, फ्रेड एस्टियर, नेल्सन एडी और ग्रेटा गार्बो की प्रशंसक थी। किंतु ये 1930 और 1940 के दशक की बात है, जब सिनेमा जगत में विदेशी फिल्मों की बाढ़ आई हुई थी। उसके बाद के सालों में मिस रिप्ली बीन की नज़र कमज़ोर हो गई थी और अब उन्हें रिक्शा चलाने और दुकान पर बैठने वाले लड़कों के साथ सबसे आगे की पंक्ति में बैठकर ही कुछ दिखाई पड़ता था। इसके अतिरिक्त सिनेमा घर में फ्लफ को ले जाना संभव नहीं था। इस बात का डर रहता था कि वो किसी के पैर पर पेशाब कर देगा। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो पूरी तरह दुष्ट हो, लोगों ने सोच विचार करने के बाद कहा। यहाँ तक कि हिटलर भी कुछ मामलों में दयालु था। उसने ईवा ब्राउन से प्यार किया और उसी के साथ मर गया। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानती हैं जो पूरी तरह दुष्ट हो, जो जन्मजात दुष्ट हो और अंत समय तक दुष्ट रहा हो? दुष्टता मनुष्य के व्यक्तित्व की एक असामान्य अवस्था है जो जन्म के समय से ही मस्तिष्क में अंतर्निहित होती है, मिस रिप्ली बीन ने कहा। आपका आशय है कि एक आनुवंशिक गुण है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता? मैं पूरे विश्वास से तो नहीं कह सकती। मैं एक दंपति को जानती थी। वे दोनों अच्छे लोग थे। फिर भी उनका एक बेटा था जो अपराध ऐसे करता था जैसे बतख पानी में तैरती है। अपराध करने की ये प्रवृत्ति बहुत पीछे हमारे पूर्वजों तक जा सकती है। हाँ, ये काफ़ी सीमा तक संभव है। ये युवक, बल्कि कहे लड़का, बहुत ही आकर्षक और भोला भाला दिखता था। वो देवदूत जैसा लगता था। सब लोग उससे प्रभावित थे। बूढ़ी महिलाएं, युवा औरतें, कड़क हेडमास्टर, चिड़चिड़े फौजी अफसर, बड़े लड़के, छोटे लड़के, स्कूल की लड़कियाँ, वो सबको देखकर मुस्कुराता था। वो कितना विनम्र और सदाचारी था, परंतु वो सबसे घृणा करता था। उसे हर एक से नफरत थी। लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे कोई कारण था? कुछ नहीं, बस वह ऐसा ही था।
उसके लिए इंसानों का कोई महत्व नहीं था। वे सब उसके लिए खिलौने जैसे थे। वो उनसे खेलता और उन्हें फिर छोड़ देता था, परंतु छोड़ने से पहले वो उन्हें थोड़ा अथवा ज़्यादा नुकसान अवश्य पहुंचा देता था। ये दुष्टता का आदर्श उदाहरण कौन था? लगता है आप उसे अच्छी तरह जानती थी। मिस रिप्ली बीन ने फ्लफ को एक और बिस्कुट दिया। उसका नाम अलेक्जेंडर था। हाँ, मैं उसे जानती थी, पर ठीक से नहीं जानती थी। उसे कोई नहीं जानता था। वो एक तरह से अपनी ही बनाई दुनिया में रहता था। वो कुछ भी कर सकता था, जैसे किसी की मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी में माचिस की तिल्ली फेंक कर उसे जलते हुए देखना, या फिर दीपावली में हेडमास्टर के शयन कक्ष की खुली खिड़की के अंदर रॉकेट छोड़कर उसके बिस्तर में आग लगा देना। वो अवश्य ही सन की रहा होगा, लोगों ने कहा। हाँ, लेकिन मामूली सन की नहीं। यह कहकर मिस रिप्ली बिन ने एक और बिस्कुट फ्लफ को दे दिया, जिसे उसने तुरंत लपक लिया। वो दिमाग से सन की था, लेकिन दुष्ट था, राजा नीरो की तरह, जिसे भूखे शेरों द्वारा अपने गुलामों को चीर कर खाते देखना अच्छा लगता था। अलेक्जेंडर को आग देखकर उत्तेजना होती थी। उसे अग्निकांड पसंद थे। यदि उसे कहीं से पता लगता कि मसूरी या देहरादून आदि किसी स्थान पर किसी इमारत में आग लगी है, तो वो उसे देखने वहां पहुंच जाता था। वो आग बुझाने वालों की सहायता करने का ढोंग भी करता और उनके साथ मिलकर काम करता, किंतु उसे असली मजा आग को फैलते देखने तथा आग में फंसे या छतों पर दौड़ते और खिड़कियों से नीचे कूदते लोगों को चीख पुकार सुनने में आता था। 1940 के दशक के अंत में एक बार होटल ग्रीन में आग लग गई। उसकी नृत्यशाला जल रही थी। अलेक्जेंडर उस समय स्कूल में पढ़ता था। उसका परिवार भी उसी होटल के एक हिस्से में रहता था। होटल के बाहरी भाग में नृत्यशाला थी, जो युद्ध के दिनों में बनी थी। अमेरिकी और अंग्रेज सैनिक शाम के समय वहां आते और आंग्ल भारतीय लड़कियों के साथ नृत्य किया करते थे। वे लड़कियां बहुत सुंदर थी और बड़ा अच्छा नृत्य करती थी। उन्हें लेकर झगड़े भी हो जाते थे। अमेरिकी सैनिक के पास निस्संदेह खर्च करने के लिए अधिक पैसा था और यही झगड़े का कारण बनता था। उस समय अलेक्जेंडर 14 वर्ष का था। उसे उन बातों की समझ नहीं थी, किंतु उसे जिम्मी कॉटन और उसके बैंड को सुनना पसंद था। वो बैंड दिल्ली के होटल इंपीरियल से खास तौर पर होटल ग्रीन में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आता था। किसी को नहीं पता आग कैसे लगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अलेक्जेंडर का उस आग से कुछ संबंध था। वो बहुत आकर्षक और भोला लड़का था और बैंड के पीछे बैठकर उत्साह से चमकती आंखों से सिर्फ बैंड को देखता और टैंगो की धुन पर थिरकता या रुम्बा की ताल पर झूमता था। हवा में सिगरेट का धुआं इतना फैला हुआ था कि किसी का ध्यान आले से निकलते धुएं की तरफ नहीं गया। क्या किसी ने कालीन पर जलती सिगरेट फेंकी थी? हालांकि ये लापरवाही है, किंतु पार्टियों में ऐसी घटना होना आम बात है। कालीन गंदे हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ कालीन मिट्टी के तेल से भीगा हुआ था। शायद दीपक से तेल नीचे गिरा और कालीन ने पलक झपकते आग पकड़ ली थी तथा पूरी नृत्यशाला धुएं से भर गई। आग, आग! अलेक्जेंडर चिल्लाया। जल्दी पर्दों ने भी आग पकड़ ली। नृत्य रुक गया और बैंड बजना बंद हो गया। हाँ, नृत्य रुक गया था, लेकिन अब अलेक्जेंडर नाच रहा था। वो अपनी ही किसी धुन पर नृत्य कर रहा था और उसकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। नृत्यशाला में घबराहट फैल गई। लड़कियां, सैनिक, संगीतकार, वेटर सब निकास द्वार की ओर भागने लगे। बाहर निकलने का केवल एक द्वार था और इस भगदड़ में 2 लड़कियां नीचे गिर गई तथा भीड़ द्वारा कुचले जाने से मारी गई। दमकल के पहुंचने तक आग पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने आग बुझाने वाले लोगों की सहायता का भरपूर दिखावा किया। उसने उन्हें निर्देश दिए, पानी के पाइपों को दिखाया। सब ने उसकी प्रशंसा की। हालांकि वो सब नाटक था। किसी को इस बात का पता ही नहीं लगा कि वही असली अपराधी है। दुष्ट, लोगों ने कहा। बिल्कुल, देवदूत जैसा चेहरा और राक्षस जैसा दिमाग। तुम्हें पता है, दुनिया अपराधियों से भरी है और उनमें से बहुत से जेल में इसलिए बंद है ताकि बाकी समाज सुरक्षित रह सके। परंतु ये लोग अधिकांश तौर पर आम इंसानों जैसे होते हैं, मेरे और तुम्हारे जैसे, जो राह भटक गए, जिन्होंने मर्यादा की सीमा लांघी, जो अपने पशुवृत्ति का शिकार हो गए अथवा लोभ में फंस गए और फिर उसकी कीमत चुकाई। परंतु अलेक्जेंडर लगातार दुष्टताएं करता रहा। वो एक दुष्कर्म करके निर्लजता से दूसरे कृत्य की ओर बढ़ जाता और हर बार सुरक्षित बच निकलता था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ छिटपुट घटनाएं हुई। किसी सिनेमा घर में, फिर किसी रेलवे स्टेशन पर आग लगी, परंतु समय रहते उनका पता लग गया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। अलेक्जेंडर के स्कूल की व्यायामशाला में बहुत रहस्यमय ढंग से आग लगी थी। उसने 16 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के घर में भी आग लगा दी थी। वे लोग उस समय राजपुर में रहते थे। वो इतना बड़ा और शानदार बंगला था कि अलेक्जेंडर के माता पिता उसके एक हिस्से को अतिथि गृह की तरह प्रयोग करते थे, परंतु अलेक्जेंडर के रहते अतिथि वहां अधिक देर नहीं टिक पाते थे। वो उनके कमरों में सांप, बड़ी छिपकलियां अथवा अपने हाथ से बनाए बदबूदार बम रख देता था
अतिथि अपने बिल का भुगतान करके अन्यत्र चले जाते थे। यहाँ तक कि वो अपनी छोटी बहन को भी सताता था। एक दिन वो जब सो रही थी तो अलेक्जेंडर ने उसके सिर के बीच बीच के कुछ बाल छोड़कर अधिकांश बाल काट डाले। इसके लिए अलेक्जेंडर के पिता ने उसकी जमकर पिटाई की थी। वो बदला लेने के लिए बेचैन था। एक दिन जब वे सब लोग रविवार को चर्च गए थे तो उसने घर के रसोइये और माली को किसी काम से बाहर भेज दिया और फिर बैठक के फर्नीचर को एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। मैं आज गाय फॉक्स बन गया हूँ, अलेक्जेंडर ने अदृश्य दर्शकों को सुनाते हुए घोषणा की। गाय फॉक्स, जिसने एक बार ब्रिटेन की संसद में आग लगाने का प्रयास किया था, अलेक्जेंडर के लिए इतिहास का नायक था। घर के फर्नीचर की जोरदार होली जली। अलेक्जेंडर द्वारा लगाई गई आग सोफा और मेज से महंगे कालीनों तक और फिर पर्दों से होती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में फैलने लगी। वो भीषण आग ऊपर नीचे पूरे घर में सब जगह फैल गई। रसोईया जब काम करके वापस लौटा तो उसने देखा कि रसोई जल चुकी थी और आग की लपटें शयन कक्ष की खिड़की से बाहर निकल रही थी। क्या बाबा सुरक्षित है? वो भला व्यक्ति था और उसे घर के शैतान बच्चे अलेक्जेंडर की चिंता थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि स्वयं अलेक्जेंडर ने ही घर में आग लगाई थी। वो बाबा अलेक्जेंडर को घर के नौकर इसी नाम से बुलाते थे का नाम पुकारता हुआ भीतर भागा। तभी कालिक से भरा अलेक्जेंडर घर के एक हिस्से से बाहर निकल आया। घर में आग लग गई। उसने धीमे से कहा, बेहतर है दमकल को पुकारो। परंतु राजपुर में कोई दमकल नहीं थी। रसोईया, माली और पड़ोसी मिलकर भी पानी की बाल्टियों से अधिक कुछ नहीं कर पाए। अलेक्जेंडर के माता पिता और उसकी बहन चर्च से वापस लौटे तो उनके सामने उनके घर के जले हुए अवशेष रह गए थे और उनका पालतू एल्सेशियन कुत्ता आग की लपटों में गायब हो गया था। लोगों ने मिस रिप्ली बीन को नींबू पानी का एक गिलास और दिया तो बदले में मिस रिप्ली बीन ने भी फ्लफ को एक बिस्किट खिलाया। तो फिर अलेक्जेंडर का क्या हुआ? क्या उन्होंने उसे सुधार गृह भेज दिया? अरे नहीं, वो उससे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए वो स्वीकार करना संभव ही नहीं था कि अलेक्जेंडर ये सब कर सकता है। हालांकि उन्हें शायद इस बात का एहसास रहा होगा कि वो शैतान का अवतार था। हम अपने बच्चों की दुष्टता पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, है ना? मुझे नहीं पता, लोगों ने, जो पक्के तौर पर अविवाहित था, उत्तर दिया। मैं भी नहीं जानती, मिस रिप्ली बीन ने कहा, लेकिन मैंने इतने वर्षों में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने प्यारे टॉम, देव या डैनी द्वारा जघन्य अपराध किए जाने के बावजूद उनकी सफाई में दौड़े आते हैं। इसी तरह अलेक्जेंडर के माता पिता भी अपने दुष्ट बेटे को बचाते रहे, हालांकि उसने स्वयं अपना ही घर जला डाला था। अलेक्जेंडर कॉलेज नहीं जा सका। उसे पहले ही 2 स्कूलों से निकाला जा चुका था। इसलिए उसके माता पिता ने उसे लंढौर के एक बाइबल स्कूल में भेज दिया, जिसे कुछ साधारण अमेरिकी धर्म प्रचारक चलाते थे। उन शिक्षकों का कहना था, बेचारे अलेक्जेंडर के साथ बहुत बुरा हुआ। इसके माता पिता और अध्यापकों ने इसे हमेशा गलत समझा। हम लोग इसे ईश्वर के बताए मार्ग पर चलाएंगे और कौन जाने ये किसी दिन एक अच्छा धर्म प्रचारक बन जाए। उन लोगों ने अलेक्जेंडर को सामुदायिक पुस्तकालय का प्रभारी बना दिया। ऐसा करने से वो अवश्य सुधर गया होगा। बिल्कुल नहीं, किताबें, इतनी सारी किताबें। उन्हें देखकर नन्हे जुगनू को लालच आ गया। जलाने के लिए इससे बेहतर क्या होगा? किताबें बहुत बढ़िया ढंग से जलती हैं और वैसे भी इनकी ज़रूरत किसे है? कम से कम अलेक्जेंडर तो ऐसा ही सोचता था, क्योंकि वो हर वस्तु के महत्व को उसकी ज्वलनशीलता से मापता था। उसने सुना था कि संसार के कई महान पुस्तकालय आग में जलकर नष्ट हो चुके हैं, तो उसने सोचा क्यों न इस छोटे से पुस्तकालय को भी जलाकर उसकी सूची में शामिल कर दिया जाए। वैसे भी इनमें अधिकतर धार्मिक पुस्तकें हैं और इन्हें कोई नहीं पढ़ता। कबाड़ी इनमें से छांटकर पुरानी किताबें खरीद लेता है और फिर उनसे कागज़ के लिफाफे बनाता है। इस तरह एक जबरदस्त अग्निकांड हो गया। हालांकि समीप के पाइनवुड स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में पानी की बाल्टियां लेकर आए, किंतु वे आग को नहीं बुझा सके। इस बीच अलेक्जेंडर पहाड़ के पास बैठकर बचपन में सीखा मल्लाहों का एक गीत गुनगुना रहा था। नाव में आग लगी, नीचे भी आग है, बच्चों पानी की बाल्टी लाओ। नीचे आग है, ऊपर आग है, नीचे भी आग है, बच्चों पानी की बाल्टी लाओ। नीचे आग है। उसने किसी धर्म प्रचारक महिला को यह कहते भी सुना था कि यह दुष्ट संसार आग और गंधक की भेंट चढ़ रहा है, और तब अलेक्जेंडर को लगा कि उसने जो किया वो एक अच्छी शुरुआत थी। इस बार भी अलेक्जेंडर पर कोई दोष नहीं लगा। निसंदेह लोगों ने यही सोचा कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी या फिर किसी लापरवाह इंसान ने सिगरेट जलती छोड़ दी होगी, और अलेक्जेंडर तो सिगरेट पीता नहीं था। पुस्तकालय नष्ट होने के बाद अलेक्जेंडर के लिए कोई अन्य कार्य देने पर विचार किया गया। ये सोचा गया कि चूंकि अलेक्जेंडर को बाहर घूमना पसंद है, तो क्यों न इसे पाइनवुड स्कूल के संपदा प्रबंधक राजन का सहायक बना दिया जाए। कुछ ही महीनों में राजन सेवानिवृत्त होने वाला था। धर्म प्रचारक उस स्कूल के निर्देशक थे और उनके लिए इसका प्रबंध करना बहुत सरल था।
वो संपदा पूरे पहाड़ी इलाके और चीड़ के जंगल के बड़े हिस्से में फैली थी। राजन के लिए उसे अकेले संभालना मुश्किल होता था, क्योंकि रात के समय पास के गांव वाले जंगल में चुपके से घुसकर ईंधन के लिए लकड़ी काट लेते थे। राजन को सहायता की आवश्यकता थी। अलेक्जेंडर राजन के लिए एक अच्छा सहायक सिद्ध हुआ। वो हाथ में भरी हुई बंदूक लेकर घूमता और कभी कभी उसे हवा में भी दाग देता था। इससे गांव वाले उस इलाके से दूर रहते थे। शरद काल के समय चीड़ के कांटे जमीन पर फैले रहते थे तथा दिसंबर के महीने में जमीन चीड़ के शंकुफल से ढक जाती थी। स्कूल के लोग चीड़ के शंकुओं का आग जलाने के लिए उपयोग करते थे और अलेक्जेंडर उन्हें वो फल भरपूर मात्रा में देता था। अलेक्जेंडर ने यह भी देखा कि चीड़ के शंकु जलने पर बहुत सुंदर दिखते थे। सर्दियों में स्कूल बंद होने को था कि अचानक एक दिन जंगल में आग लग गई। कई सप्ताह से वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण वहां की घास पीली पड़ गई थी तथा चीड़ के कांटे सूखकर भुरभुरे हो गए थे। अलेक्जेंडर ने केवल अपने निजी मनोरंजन के लिए चीड़ के शंकुओं की होली जलाई थी, किंतु वो खुद को आग फैलते हुए देखने से रोक नहीं सका। एक लड़के ने छात्रावास की खिड़की से बाहर झांका तो वो चिल्लाया, देखो जंगल में आग लग गई है। शीघ्र ही सब आग को देखने के लिए इधर उधर भागे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वो आग स्कूल की इमारत तक पहुंचेगी या नहीं। स्कूल से अधिक खतरा गांव को था, क्योंकि पेड़ खेतों के बहुत समीप थे, परंतु तेज हवा के कारण जलती हुई पत्तियां और अंगारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जलाते गए तथा आग स्कूल की दिशा में आगे बढ़ने लगी। घास ने मानो आग के कालीन का रूप ले लिया था। गांव की ओर लौटता भेड़ों का एक झुंड आग और धुएं की चपेट में आ गया। उनके रखवाले 2 युवक सौभाग्य से बच निकले। स्कूल के नौकर तथा कुछ बड़े लड़के पानी और रेत की बाल्टियां लेकर दौड़े। चीड़ के जंगल में रहने वाले बहुत से नेवले, काकड़, उड़ने वाली गिलहरियां और कुछ बड़े भूरे उल्लू घबराकर जंगल से भाग गए। अलेक्जेंडर इस तरह के कामों में बहुत चुस्त था, क्योंकि वो आग बुझाने वालों की सहायता करता था। वो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर दौड़ता रहता था। वो एक सीधी चट्टान के छोर पर खड़ा दर्शकों की भीड़ को देखकर हाथ हिला रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और वो ढाल पर से लुढ़कता हुआ नीचे जलते हुए झाड़ झंकाड़ में जा गिरा। उसके कपड़ों में आग लग गई। वो सहायता के लिए पुकारता यहाँ वहाँ भागने लगा, लेकिन आग और धुएं ने उसे पूरी तरह ढक लिया था, जिसके कारण वो किसी को दिखाई नहीं दिया। आखिर हवा का रुख बदला और आग धीरे धीरे अपने आप बुझ गई। राजन और उसके सहयोगी अलेक्जेंडर की खोज में गए तो उन्हें कुछ समय बाद जंगल के एक छोर पर उसकी जली हुई लाश मिली। तो हर बुरी चीज का अंत होता है, लोगों ने कहा। बस इसमें समय लगता है और समय बीत ही जाता है। समय के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, उसे बीतना ही है, मिस रिप्ली बीन ने व्यंग्य करते हुए कहा। और रही बात अलेक्जेंडर की, तो उसे नायक का दर्जा मिल गया। चूंकि वो मर चुका था तो उसे खलनायक में बदलना संभव नहीं था। उन लोगों ने शानदार ढंग से उसकी अंत्येष्टि की तथा उसकी कब्र के पत्थर पर लिखा गया कि वो एक बहादुर था और उसने स्कूल को जंगल की आग से बचाया। उसकी कब्र लंडोर कब्रिस्तान में है। मिस रिप्ली बीन ने फ्लफ को आखिरी बिस्कुट दिया और जाने के लिए खड़ी हो गई। ये मेरा आराम करने का समय है, वो बोली। लोबो, तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। उस दिन शाम को लोबो काफी दूर तक टहलते हुए लंडोर कब्रिस्तान तक पहुंच गया। कुछ देर घूमने के बाद उसे अलेक्जेंडर की कब्र मिल गई। वो होटल लौटा तो शाम ढलने को थी और पश्चिमी दिशा का आकाश सूरज के स्वागत के लिए लाल हो गया था। लोबो ने मिस रिप्ली बीन का दरवाजा खटखटाया तो उसके चेहरे पर चिंता व्याप्त थी। उस समय मिस रिप्ली बिना पुदीना वाली शराब की चुस्की ले रही थी। वो उस शराब को स्वयं बनाती थी और रोज शाम को 2 गिलास अवश्य पीती थी। लोबो, थोड़ी पुदीना शराब ले लो, मेरे पास और कुछ नहीं है, मिस रिप्ली बीन ने लोबो का स्वागत करते हुए कहा। नहीं धन्यवाद, लोबो ने कहा। उसे पुदीना शराब पसंद नहीं थी। मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं लंडोर कब्रिस्तान गया था। तुम्हें अलेक्जेंडर की कब्र मिली? हाँ, मिल गई। उसके पत्थर पर वही सब लिखा है। वहाँ उसका पूरा नाम भी है, जॉन अलेक्जेंडर बीन। क्या ये सही है? हाँ, यही उसका पूरा नाम था, मिस रिप्ली बीन ने कहा। वो मेरा भाई था। तो दोस्तों, ये थी जन्मजात दुष्ट नाम की खूबसूरत और रोमांचक कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।